हा झालाय ना. हॅलो 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 आवाज कमी. हॅलो अजून कमी कर. हॅलो 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 हाय हॅलो. होय करतो. Good evening, everyone. As I said yesterday, we'll come on to the comprehensive questions related to the NPO. I assume you went home, you re-solved yesterday's questions. कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका. अब YouTube पे है तो रेसिपी हर टाइप की बतानी चाहिए ना. तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी रेसिपी बताना पड़ेगा. वाई? हमारी आम जिंदगी वाली आदत, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, फिर उसको टैली करने के लिए आधा घंटा और लगाएंगे. के बजाय whenever there is a comprehensive question, what is asked is forget about that. First read the question, then read what they have asked. Focus only upon what is asked. Start with adjustments. Complete taking all the items of either receipt payment account or the opening balance sheet and then close the accounts. That is the method that you should be following. प्रिपेयर, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दोनों पूछा गया है तो प्रिपेयर बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट टुगेदर. जो आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट करो, जो बैलेंस शीट में जाता है उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो एंड कीप कंप्लीटिंग द आंसर स्टेप बाय स्टेप. डू नॉट ट्राई टू फिनिश ऑफ विथ वन आइटम एट अ टाइम. कि पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेंगे, सब्सक्रिप्शन की सिर्फ स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे. ट्राई to finish the things step by step, but try to finish the things together, not as individual item. All those who are on my right, if you don't sit quiet, it won't be right. And after that, I won't allow you to write. The income and expenditure account of Bombay Club for the year 2017 is as follows. मैंने क्वेश्चंस में भेदभाव नहीं किया है. पहले इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर रिसीट पेमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे. मैंने वो भेदभाव नहीं रखा है. तुम प्रो हो पहले से, राइट? सो वी कैन डील विद एनी एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इन टाइम और नॉट. अब बेस कंसेप्ट तो पता हो गई ना, अब उनका एप्लीकेशन करना है इन द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस.
मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आइटम हमें दिए गए हैं वो सिर्फ इसी साल से रिलेटेड है या नहीं? हो सकता है इसमें से पे किया हुआ कुछ पैसा इसी साल में पे किया होगा, कुछ पैसा पिछले साल में पे किया होगा, कुछ पैसा अगले साल में पे करने वाले होंगे। उसी तरह से इनकम भी, कुछ इनकम इसी साल में मिली होगी, कुछ इनकम पिछले साल में मिल गई होगी इस साल से रिलेटेड, और कुछ इनकम अगले साल में मिलने वाली होगी। ऐसा सिचुएशन है या नहीं? सो लेट मी रीड थ्रू इट। To salaries, to printing and stationery, to postage, telephone, subscription written off. What do you mean by subscription written off? What do you mean by subscription written off? Receivable थी, अब irrecoverable हो गई। Receivable थी तब बैलेंस शीट में दिखाई थी, यस और नो? कल एक क्वेश्चन किया था हमने, कौन सा? हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, this one, question number 4. 3,500 were receivable, out of which 500 is irrecoverable. That is nothing but a kind of loss or not? Loss will be debited to income and expenditure account. बेटा जिस गांव में होते हैं ना, उस गांव की भाषा में बात करोगे तो जल्दी समझेंगे लोग, है ना? एनपीओ के गांव में तू पी&एल अकाउंट को लेके आएगा तो कैसे चलेगा ना? To general expense, to interest and bank charges, to audit fees, to annual dinner expenses, to depreciation. Now इसमें से depreciation तो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, उससे हमारा रिसीट पेमेंट अफेक्ट नहीं होगा। बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स के लिए इफ देर इज नो एडजस्टमेंट गिवन, वी प्रिज्यूम दैट सच अमाउंट्स आर पेड ड्यूरिंग द ईयर ओनली। I repeat my point. All such items which are provided in एक पेंसिल के लिए तो इतनी चर्चा कर लेता है, लिया भी पेन है। I made some statement for the people on the right, for you who are on my left. If you do not focus on what I am talking about, then from conceptual point of view, nothing will be left. And due to that, in exam, you won't be able to do the things right. And then in the mark sheet, nothing will be left. सर आप मार्कशीट की याद मत दिलाया करो सर, दिल से बुरा लगता है सर। तो मैं ये कह रहा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिए गए जो भी आइटम है उनके बारे में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो वी प्रिज्यूम सच आइटम्स आर आइदर पेड और रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट है? सरप्लस का रिसीट पेमेंट के साथ कोई संबंध नहीं होता है, डेप्रिसिएशन का रिसीट पेमेंट के साथ कोई संबंध नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फी कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर बाय डोनेशंस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2016, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2017, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017। पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम रिसीट के बेसिस पे इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमें इनकम के बेसिस पे रिसीट को कैलकुलेट करना है। हम लोग इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं और अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, दोनों प्रेजेंट करूंगा। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर 2017 नॉट येट पेड। Audit fees for 2016 paid during 2017 2000. Audit fees for 2017 not paid 2500। चलो ठीक है, रीजनेबल अमाउंट है, 2000 2500 कुछ तो मिलेंगे। चिल्लर सा चुचपुंजा सा काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
1,70,000 का बेचारों का टर्नओवर पूरा, तो भी 2,500 रुपए ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, है ना। ऐसे साल में 100 एक क्लाइंट मिल जाए, 2.5 लाख रुपए तो ऐसे ही जमा हो जाते हैं, 100 क्लाइंट। The club owned a building since 2016 for rupees 1,90,000. The club had the sports equipments on 31st of December 16 valued at rupees 52,000. At the end of the year, after depreciation of rupees 7,000, equipments amounted to rupees 63,000. अब यहां equipment purchase कितने के किए गए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डिप्रीसिएशन भी दिया हुआ है, और अगर आप गौर फरमाओ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग से कम है, नया परचेस किया होगा तब न जाके क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगा। यस और नो? लॉजिक समझ रहे हो, है ना? हाँ। बैंक लोन रेज्ड इन 2017 अमाउंटेड रुपीज 30,000. कैश इन हैंड ऑन 31st of December 2017 इज 28,500. 28,500 पड़े फिर भी लोन लेके बैठे, ठीक है, जो क्या ही करें। डोनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60% इज कैपिटलाइज्ड का अर्थात क्या है? हाँ, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा मैडम, पर इनकम और एक्सपेंडिचर में दिया गया डोनेशन इज ओनली 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और नॉट। If 60% of the donation is to be capitalized, मतलब 40% is revenue income or not? अगर आपको याद होगा मैंने कहा था डोनेशन के बारे में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इट इज कंसीडर्ड एज ए रेवेन्यू इनकम, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यहां स्पेसिफाई किया ना, बोला ना क्या कि 60% कैपिटल है, मतलब 40% रेवेन्यू। इनकम एक्सपेंडिचर में आने वाले आइटम रेवेन्यू, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया हुआ डोनेशन रेवेन्यू है या नहीं? 12,000 रुपए रेवेन्यू, 60% कैपिटल, 100% रिसीव्ड। रिसीव हुआ होगा तब न जाके कैपिटल और रेवेन्यू होगा। हाँ, बस वही मैंने कहा ना, तुम लोग प्रो एकदम। प्राइजेस फंड 65,000, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 6,500, prices paid 13,000, prize fund investments at 15% per annum 52,000 in the beginning of the year. आपके पास प्राइजेस फंड है 65,000 रुपए का, 65,000 का। इस साल में आपने प्राइजेस पे किए कितने के? 13,000 के। और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? 52,000 है ना। उस 52,000 की इन्वेस्टमेंट पे 15% के हिसाब से तुमको ब्याज कितना मिलना चाहिए था? 7,800 रुपए। मिला कितना? 6,500 का, अर्थात 700 कितना? 7,200 ही था ना वो, 7,800। मतलब ये कि 1,300 रुपए का ब्याज अभी भी मिलना बाकी है। पर that amount of interest, whether it is 6,500 or 7,800, will not be credited to income and expenditure account. Understand the concept of fund first. Whenever you have received any donation for a specific purpose, or whenever you keep the money aside for a specific purpose from your surplus, such amounts are credited to a separate account called as fund account. So suppose you have received the prices fund, you will pass the entry as bank account debit to prices fund account. ऐसा आया? You pass the entries what? Bank account debit to prices fund account. करेक्ट है? फंड को क्रेडिट कर दिया आपने, बराबर। अब ये फंड का जो पैसा है, कैश तो अपने पास ही पड़ी थी ना, ये हम लोग कैश आइडल नहीं रखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कैश केप्ट आइडल इज द मोस्ट नॉन प्रोडक्टिव रिसोर्स। उसका परचेसिंग पावर कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसका परचेसिंग पावर कम ना होने के लिए उसे इन्वेस्ट करते हैं।
इन्वेस्ट करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? प्राइजेस फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट या फिर फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा आया, पैसा गया। एक तरफ फंड क्रिएट हुआ, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई। इन्वेस्टमेंट पे आने वाला ब्याज ये आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करोगे जिस पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया गया था। तो जब ब्याज आएगा तब आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट्स। आई रिपीट माई पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। पर अगर ब्याज आया नहीं पर अक्रू हो रहा है तो आपके फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं? यू विल पास द एंट्री एज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ही आपकी इनकम होती है, बराबर है? ये जो हम लोग ब्याज कमा रहे हैं ये उसी स्पेसिफिक फंड पे ही कमा रहे हैं या नहीं? इसीलिए द इंटरेस्ट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू income and expenditure account but will be credited to the respective fund account. You will pass the entry as interest on fund investments account debit to respective fund account. ये होगी थियरी। अब पहले लिखते हैं समझने के लिए। लिखो, अकाउंटिंग फॉर फंड एंड फंड इन्वेस्टमेंट्स। Accounting for fund and fund investments. For that, for receipt of money towards the fund, for receipt of money towards the fund, entry bank account debit, bank account debit to respective fund account. To respective fund account. Next, for making the fund investments, for making the fund investments, entry fund investments account debit, fund investments account debit to bank account. Next, for interest earned or received on fund investments. For interest earned or received on fund investments. Entry respective fund oblique bank account respective fund investments, respective funding, respective fund investments oblique bank account debit, या तो आपके फंड का बैलेंस, फंड इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस बढ़ेगा या तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. सो रिस्पेक्टिव फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट्स. To interest on fund investments. Next, for transfer of interest. For transfer of interest, ये वाला ब्याज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा. क्यों?
क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड का ब्याज है या नहीं, इसीलिए एंट्री इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, interest on fund investments account debit to respective fund account, to respective fund account, correct है? Next, for expenses against fund, for expenses against fund, entry रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, खर्चा ही है ना, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, करेक्ट है? नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस। अब अगर आपने फंड इन्वेस्टमेंट का ब्याज इनकम एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर नहीं किया तो फंड के अगेंस्ट किया हुआ खर्च कैसे ट्रांसफर करोगे? तो खर्च कहां ट्रांसफर होगा? टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट ओनली। राइट डाउन, रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट डेबिट फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस, एंट्री रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। सीधी बात है ना, हर किसी का एक्स उसको ही पेन करेगा ना, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। नो सर, रहने दो सर, थर्ड फ्लोर वालों की बातें मत करो हमारे सामने। इज इट पॉइंट राइट? ओके, लेट्स कम हेड। चलो फिर बनाते हैं साथ में रिसीट, पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। वही पूछा है ना, तो वही बनाएंगे ना। क्या मतलब, क्या होता है बनाते हैं साथ में? क्या सच में तुम लोग कभी होगा कंची और कुर्पी लेके आए हो साथ में? क्या कमाल कर रहे यार, किधर से लेके आते हो इन सबको? तो आप लेके आए, हम तो किसी को नहीं लेके आए। ये जाओ तुम दिल्ली, आप लेके आए ना, आप तो दिल्ली में ही है ना। हैं जी? You are talking about question number 6, right? Let's say this is my receipt and payment account. And this is my balance sheet. Correct? Then this I'll be required to prepare opening balance sheet in the form of working note. क्योंकि जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी तब तक मुझे कैपिटल फंड का पता नहीं लगेगा, है ना? तो छोटा सा ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड क्योंकि सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं तो वी प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज वेल एज द वर्किंग नोट. Opening balance sheet, subscription account.
बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 17, बराबर है? एंड receipt and payment account for 2016-17. चलाए? The very first part of the adjustment, they have given subscription outstanding 31st December 16, subscription outstanding 31st December 17. That is opening receivable and closing receivable or not? Opening receivable कहां आएगा? Opening balance sheet, asset side, subscription, receivable. How much? 15,000. And closing receivable will appear in the closing balance sheet. Subscription, receivable. Receivable हमेशा asset side में आता है, liability में नहीं. कितना? 24,000. अब या तो आप इसे वर्किंग नोट में एडजस्ट कर लो, या तो आप रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट कैलकुलेट करने में एडजस्ट कर लो. वर्किंग नोट पे ही कंटिन्यू कर. अच्छा, एक काम करता हूं, दोनों में प्रेजेंट करके दिखाता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एडलेस मेथड से भी करेंगे और अकाउंट मेथड से भी करेंगे. राइट? Receivable at the beginning, received during the year, will be reduced from the current year income or not? So for that your entry will be subscription account debit to subscription receivable. Rupees 15,000, and whatever is receivable at the end is the income of current year. So for that you will pass the entry as subscription receivable account debit to subscription account. So by subscription receivable, rupees 24,000. Am I going right? At the same time, in my receipt payment account, just for the sake of understanding, I am presenting in both the ways. Exam mein either of the two has to be done. On the debit side, because it is a receipt to subscription, in that income, कहां दी होगी इनकम? सब्सक्रिप्शन इनकम कहां दी होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में या नहीं? कितना दिया है? 1,70,000. 1,70,000. Add receivable at beginning. क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? पिछले साल में रिसीवेबल था, इस साल में मिला होगा या नहीं, तो आई विल add it in the income. Less receivable at end 24,000. क्यों सब्ट्रैक्ट किया? इस साल के इनकम में इंक्लूडेड है पर इस साल में मिला नहीं है, तो इसलिए रिसीट कैलकुलेट करते समय उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या नहीं? पहले पढ़ रहा है नहीं? कहां गया ना, इनको भी तो पहले पढ़ना चाहिए ना. कहां गए? हाँ, आ गए. ओके.
or income will also be credited to subscription account or not? Subscription account credit side by, I'm sorry, transfer की entry है to income and expenditure account. ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसीलिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया ना 1,70,000. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चले कम अहेड. आर यू ऑल श्योर? पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व कर रहा हूं इसलिए इतना स्लो हूं. अब तक प्रॉब्लम खत्म कर चुका होता मैं. तुमको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आए इसलिए डिटेल में जा रहा हूं. Subscription received in advance 31st December 16. Subscription received in advance 31st December 17. 8,400. This is nothing but pre-received or not? Opening balance sheet, liabilities side, pre-received subscription. 31st December 16 की कितनी है? 13,000. And closing balance sheet, liabilities side, received subscription 8,400. Now whatever is pre-received at the end, क्या वो हमारी इस साल की इनकम है? नहीं. तो मुझे इस साल की इनकम में से कम करना है तो इनकम अकाउंट विल बी डेबिटेड और नॉट एंड pre-received अकाउंट विल बी credited. I'll pass the entry as subscription account debit to pre-received subscription. एंड वाला कितना? 8,400. और जो 13,000 पिछले साल में मिले थे, पिछले साल में प्री रिसीव थे पर इस साल की इनकम थे, तो इस साल की इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा या नहीं? यू विल पास द एंट्रीज व्हाट? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सो बाय प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन rupees 13,000. Are you able to understand this? Am I going fine for everyone? Now, whatever is the balancing figure in the subscription account, that is nothing but the amount of subscription received during the year or not. So by bank. Can you tell me the balancing figure? 156,400. Is that point right? क्रॉस वेरीफाई करते हैं सही है या नहीं. कैसे? हम यहां लिख रहे थे ना रिसीट पेमेंट अकाउंट में. सो एड प्री रिसीव्ड एट एंड. इस साल में मिला पर इस साल का इनकम नहीं, इसलिए ऐड कर रहे हैं हम लोग. एंड लेस प्री रिसीव्ड at beginning 13,000. Net amount to the outermost column comes to 156,400. Cross verify. It has to be like that. चाहे आप एडलेस फॉर्मेट में करो या आप अकाउंट फॉर्म में लिखो, अल्टीमेट आंसर विल रिमेन सेम. समझ आई बात? Shall I come ahead? Salaries for the month of December 2017 are not yet paid. हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया गया खर्च वो पूरा साल का खर्च होगा या नहीं? उसमें से दिसंबर 17 का सैलरी हमने नहीं दिया. डेबिट तो 12 महीने का हुआ होगा ना, में से एक महीने का अभी भी सैलरी देना बाकी है. सो दैट विल रिमेन एज आउटस्टैंडिंग एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पेमेंट्स और नॉट. सो इन my receipt and payment account on to the credit side by salaries. कितनी salaries? 1,20,000 less outstanding. सर पर हमेशा आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है ना जब रिसीट से इन एक्सपेंस सॉरी पेमेंट से एक्सपेंस की तरफ जाते हैं तब. इज इट पॉइंट राइट? सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ
अकाउंट, हाँ अच्छा रिटर्न ऑफ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, माय बैड। 800 रुपए का सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ किया था हमने, वो ओपनिंग में रिसीवेबल था, तब आपने एंट्री क्या पास करी थी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इस साल में उसमें से 800 रुपए राइट ऑफ हो चुके हैं, तो रिसीवेबल को कम करना पड़ेगा या नहीं? व्हाट विल बी माय एंट्री? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट। मतलब मेरी इस साल की इनकम में से भी तो उस 800 रुपए को, सॉरी रिसीट में से भी उस 800 रुपए को कम करना पड़ेगा या नहीं? सो दैट एडजस्टमेंट वी हैव मिस्ड आउट, दैट इज बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 800, तो effectively received is not 156,400 but it is only 155,600. Is it right? Good one, Saif. Thank you. I missed out on that point. If I would have gone through the income and expenditure account, I would have realized it later. So less written ऑफ। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल एट द बिगिनिंग को हमने ऐड किया था ना, उसमें से 800 रुपए नहीं आ रहे हैं ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग दैट 800 रुपीज। 800, तो आउटर अमाउंट कॉलम 155,600। एम आई राइट? नेक्स्ट, हाँ तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,20,000 डिवाइड बाय 12। वाई ओनली डिवाइड बाय 12? क्योंकि सिर्फ एक ही महीने का सैलरी देना बाकी है। यही अगर 2 महीने का नवंबर दिसंबर दोनों का सैलरी देना बाकी होता तो डिवाइड बाय 12 इंटू 2 करना पड़ता। दैट इज 10,000। आउटर अमाउंट कॉलम 1,10,000 इज द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट 10,000 इज स्टिल पेएबल। कहां जाएगा? इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन टू द liability side. Outstanding salaries rupees 10,000. Am I right? Next, audit fees 2016 paid during 2017 is 2,000. मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट में ऑडिट फीस कितना जाएगा? 2,000 रुपए। और इस साल का खर्च कितना है? 2,500। दैट इज स्टिल पेएबल और नॉट? तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑडिट फीस पेएबल 2,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑडिट फीस पेएबल 2,500, एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट पेमेंट साइड ऑडिट फीस एक्सपेंस 2,000. इज दैट पॉइंट राइट? In the opening balance sheet onto the liability side, audit fees payable 2,000 है ना? Similarly, closing balance sheet liability side, audit fees payable as 2,500, and in the receipt payment account on to the payment side by audit fees only 2,000. करेक्ट है? अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को गौर से देखोगे तो वहां पे ऑडिट फीस इज डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500, जो कि इस साल का खर्च है. यू मस्ट हैव पास द एंट्री एज व्हाट? ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस पेएबल अकाउंट 2,500, and that audit fees expense you have transferred to income and expenditure account. For that you have passed the entry as income and expenditure account debit to audit fees expense account 2,500. Am I right? Next, the club owned a building since 2016 for rupees 1,90,000. अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, and the club had the sports equipment, ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे आपके पास, करेक्ट है? उसके बाद क्लोजिंग का भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब टोटल डिप्रिसिएशन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया हुआ है उसमें से अगर 7,000 का डिप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का है
तो बाकी का 10,000 किस चीज का है? बिल्डिंग का. इज द पॉइंट राइट? सो फर्स्ट, बिल्डिंग. इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लब बिल्डिंग कितना? 1,90,000. करेक्ट है? 31 दिसंबर 16 ही बोला हुआ है ना. एंड क्लोजिंग में क्या आएगा? क्लब बिल्डिंग इनर अमाउंट कॉलम 1,90,000 लेस डेप्रीसिएशन 10,000. कहां से आया 10,000? 17,000 का टोटल डेप्रीसिएशन में से 7,000 रुपए का डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट्स का. तो बिल्डिंग के लिए डेप्रीसिएशन कितना बचा? ओनली मच 10,000 और नॉट? And to the outermost column it will be 1,80,000. है ना? पर जहां तक बात है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, उसका आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, और डेप्रीसिएशन भी है. तो इसके बेसिस पे कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर? क्लोजिंग प्लस डेप्रीसिएशन माइनस ओपनिंग विल बी द परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर. अगेन दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. या तो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना दो, या फिर इन द रिसीट पेमेंट अकाउंट डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे. दोनों दिखाता हूं वापस से, जैसे सब्सक्रिप्शन के केस में किया था. पहला इधर क्लोजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनर अमाउंट कॉलम 70,000 लेस depreciation 7,000, outer amount column 63,000, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 63,000 दिया हुआ है नहीं. और ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹52,000. That is what is given to us as the opening balance or not? दिया है ना? या तो मैंने कहा इसका अकाउंट बना लो आप. How will it appear in the account? Sports equipment. To balance brought down as 52,000, credit side by balance carried down 63,000. For depreciation, what is the entry that you must have passed? Depreciation account debit to sports equipment account or not? So by depreciation as 7,000, which means whatever is the balancing figure, that is 18,000, is nothing but for the sports equipment purchased during the year. Therefore, to bank ₹18,000 as the balancing figure. करेक्ट है क्या? और रिसीट पेमेंट अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे अगर डायरेक्टली प्रेजेंट करना होगा तो? बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग 63,000 add
डेप्रीसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस है ना, लेस ओपनिंग बैलेंस। मैं वापस कह रहा हूं, एग्जाम में यह जरूरी नहीं है कि आपने दोनों तरीके से प्रेजेंट करना है, आपने दोनों में से एक तरीके से प्रेजेंट करना है, चाहे आप एडलेस मेथड से करो या आप अकाउंट मेथड से। आई ऑलवेज प्रिफर अकाउंट वाला मेथड, आंसर करेक्ट आता है भाई, याद नहीं रखना पड़ता है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। डिड यू गेट दैट? आर यू ऑल श्योर? नेक्स्ट, बैंक लोन रेज्ड इन 2017, मतलब ओपनिंग में लोन था क्या? नहीं, ये इसी साल में लिया गया लोन है या नहीं? इट्स अ काइंड ऑफ रिसीट और नॉट? देयरफॉर इन the receipt and payment account, on the receipt side, to bank loan 30,000, और क्योंकि इसके अगेंस्ट किसी भी तरह की पेमेंट नहीं बताई गई है तो दैट लोन विल बी अपियरिंग एज सच इन आवर लाइबिलिटी साइड और नॉट? तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बैंक लोन ₹30,000। आर एबल टू गेट इट? हर स्टेटमेंट सही समझ में आ रही है या नहीं? नेक्स्ट, दैट इज कैश इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 17, मतलब क्लोजिंग कैश इन हैंड की बात कर रहे हैं या नहीं? इज ₹28,500। सो इन माई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस carried down as 28,500, and this cash in hand will appear where? In the closing balance sheet onto the asset side. So closing balance sheet asset side में cash in hand 28,500. Am I right? पक्का? Next, donation to the extent of 60% are capitalized. Capitalized मतलब receipt payment account on to the receipt side to donations 12,000 divide by 40%. कैसा है 12,000 divide by 40%? If 60% is capitalized, 40% is shown in income and expenditure account or not? If 40% is equal to 12,000, what will be equal to 100%? Cross multiplication. Did you get that? And accordingly that comes to 30,000. मतलब बाकी का जो भी 18,000 रुपए है वो कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा या नहीं? कहां, कौन से वाले कैपिटल फंड में? क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड। अब तक हमें कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस पता नहीं है, वो कहां से पता चलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड सिर्फ तब पता चलेगा जब हमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस पता चलेगा। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कब पता चलेगा? सारे ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद। इज इट राइट? हाँ। So capital fund, add donations rupees 18,000, correct? Prizes fund was 65,000. Interest on prize fund investment is 6,500. Prizes paid are 13,000. Prizes fund investments at 15% per annum are rupees 52,000 in the beginning of the year. मतलब प्राइज फंड और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में आएंगे या नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज 52,000, करेक्ट? लाइबिलिटी साइड प्राइजेस फंड 65,000, उतना ही दिया है ना? अरे हाँ या ना? हाँ। अब आगे क्या हुआ?
आपने इस साल में कुछ पैसा कमाया, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया, जो इंटरेस्ट आया वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा या नहीं? रिसीट पेमेंट अकाउंट, ऑन टू द डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 6,500, होना कितना चाहिए था? 7,800 से कितना आ गया? 6,500, तो आना कितना बाकी? 1,300। कहां दिखाया जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। रिसीवेबल है मैडम। इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट 15% प्राइजेस फंड इन्वेस्टमेंट, इनर अमाउंट कॉलम 52,000। हालांकि ये अमाउंट आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, करेक्ट? एड इंटरेस्ट रिसीवेबल एज हाउ मच? 52,000 इंटू 15% माइनस 6,500, दैट इज 1,300। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इसमें से एक पैसा भी वहां क्रेडिटेड नहीं है, ना ही प्राइजेस फंड, सॉरी प्राइजेस का अमाउंट डेबिटेड है। क्यों? तो उसके लिए फंड था ना आपके पास। तो आउटर अमाउंट कॉलम 53,300। आर यू एबल टू गेट इट? अब प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए थे आपने, इनकम भी कमाई थी, इनकम कहां जाएगी? एंट्रीज लिखी ना हमने। इनकम किसको क्रेडिट होगी? फंड को क्रेडिट होगी, है ना? इन द बैलेंस शीट क्लोजिंग वाला लाइबिलिटी साइड क्या? प्राइजेस फंड कितना था? 65,000। एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने के इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी कितने का इंटरेस्ट? 7,800। पूरा का पूरा ब्याज रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, पूरा का पूरा कहां क्रेडिट होगा? टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट। एंट्री लिखी थी हमने, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट, है ना? फंड को क्रेडिट किया मतलब फंड में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड किया, करेक्ट है? लेस प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड। है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उन प्राइजेस के लिए आपने अलग से फंड बना के रखा हुआ है, इसलिए। यही अगर आपके पास फंड नहीं होता तो प्राइजेस का अमाउंट कहां जाता? डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। इन्वेस्टमेंट पे आया हुआ ब्याज कहां क्रेडिट होता? डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ₹13,000, 13,000 के डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो बैलेंस कितना बचा? 59,800। एम आई गोइंग राइट? प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। उसकी एंट्रीज आप ढंग से पढ़ लोगे और प्राइज फंड वाला जो कंसेप्ट इसमें है, इस वाले क्वेश्चन में, उसको आप एंट्रीज के द्वारा लिखोगे। इज इट पॉइंट राइट? नेक्स्ट क्या? बस हो गया? नाउ वी शैल गो बैक टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने क्या कहा था? हेलो, तो इसमें सेल डाल रहे होते हैं, ऐसी फीलिंग होती है जैसे वो बंदूक में मैगजीन भर रहे हैं हम। मैगजीन बंदूक की मैगजीन।
हाँ बस 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 कर ली मैंने, सारी आवाजें कर ली। हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ मैंने कहा था कि जिन आइटम्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, मतलब द अमाउंट ऑफ रिसीट इज इक्वल टू इनकम, अमाउंट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस। राइट, वापस, फॉर ऑल सच items of incomes and expenses against which no adjustment is given, the receipts are equal to incomes and payments are equal to expenses. प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो पेमेंट भी हुई ना, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में जाएगा ना, बाय प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड 13,000। कहानी वही चल रही है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। फाइनल अकाउंट में यही तो करते हैं ना हम लोग, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देते हैं, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एंट्री अब तक के हुई नहीं थी, तो आप उसके दोनों अकाउंटिंग इफेक्ट देने पड़ेंगे या नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग टू इफेक्ट्स फॉर एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट। ऑलराइट, चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। सैलरीज ऑलरेडी डन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन सब्सक्रिप्शन, सॉरी पोस्टेज एंड टेलीफोन कहां जाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना पे किया? 6,000। बाय पोस्टेज कितना? पोस्टेज सॉरी ओनली 500, बराबर है ना? उसके बाद क्या है? बाय टेलीफोन 1,500, am I right? Subscription written off already dealt with. General expense, interest and bank charges, ये जो लोन लिया था उस पर ब्याज देना पड़ेगा नहीं, so it's a kind of payment only or not? I'm sorry. By general expense 11,200, by interest 5,500। अरे हाँ या ना? कहां गया? बार बार पार्टनरशिप क्यों आ रहा है? हाँ, ऑडिट फीस ऑलरेडी डेल्ट विथ। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस बाय एनुअल डिनर का खर्च कितना? हाँ 15,000, 15,000 करेक्ट है। आगे क्या हुआ? एक काम करता हूं यार, मेरे को ये तुम साथ में रहो ना, साथ में नहीं रहते क्या लोग? रहते ना यार साइड में ऐसे, हाँ यस, तुम्हारे पास तो लिखा हुआ है ना, मेरे को ऐसे दिख जाएगा। देन आगे क्या है? ऑडिट फीस ऑलरेडी डन, एनुअल डिनर एक्सपेंस डन, डेप्रिसिएशन डन। सरप्लस कहां ऐड होगा? लायबिलिटी क्लोजिंग कैपिटल फंड, ऐड सरप्लस रुपीज 30,000। क्रेडिट साइड में आते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी डेल्ट विथ। एंट्रेंस फी कुछ भी नहीं कहा हुआ है, मतलब द होल रिसीट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू इनकम और नॉट, विल गो ऑन द रिसीट साइड टू एंट्रेंस फी रुपीज 4,000। contribution for dinner to dinner country, उसके बगैर कैसे डिनर होगा ना। 24,000 चंदा जमा कर करके कंट्रीब्यूशन कर रहे, डिनर को जा रहे, माल है।
बाय डोनेशंस ऑलरेडी डेल्ट विथ, मतलब सारे एडजस्टमेंट पहले खत्म किए हमने, फिर हमने सारे आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का खत्म हुए। इसका फायदा क्या हो पता है? एक तो आपने एडजस्टमेंट में दिए गए हर आइटम के दो दो इफेक्ट दिए फोकस के साथ। दूसरा, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हर आइटम को पूरा पूरा तवज्जो दिया, इंपॉर्टेंस। और उसके बाद अब आप अपने बैलेंस शीट्स को रिसीट पेमेंट अकाउंट को क्लोज कर पाओगे, राइट? जब तक रिसीट पेमेंट क्लोज नहीं होगा तब तक आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यहां पे ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था। अगर ओपनिंग बैलेंस पहले से दिया होता तो रिसीट पेमेंट ऐसे ही टैली हो जाता, ऑलराइट? सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो 38,900। घर से सॉल्व करके आएगा बेटा? नहीं ना? वेरी फोकस्ड ऑन फिगर्स। 38,900 इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस। ये कहां अपीयर होगा? ओपनिंग कैश बैलेंस कहां आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, कैश इन हैंड 38,900 के बेसिस पे हमें ओपनिंग कैपिटल फंड का वैल्यू मिलेगा या नहीं? कैपिटल फंड एज बैलेंसिंग फिगर कितना? 267,900. This becomes the opening capital fund in here or not? 267,900 to the outermost column, it comes to 3,15,900. Is it right? और इसीलिए हमारे बैलेंस शीट की टोटल कितनी आती है? 426,600 should be the asset side as well. होना ही चाहिए। नहीं, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट होता हूं, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इज आई गो विद द सिस्टमेटिक स्पेसिफिक प्रोसेस। आइटम में, सॉरी, एडजस्टमेंट में दिए गए हर आइटम के दो इफेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिए गए हर आइटम का एक इफेक्ट। 77,800 डिफरेंस किस खुशी में? नहीं होना चाहिए। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में आ गया, $180, $243, $267, $270, $320, $348. Add interest, less distributed, audit fees payable, outstanding salaries, pre-received subscription. I don't think there should be any kind of difference. Can I have the calculator? $15,000, 5,500, 11,200, 1,500, 500, 6,000, 13,000, 2,000, 1,10,000, 18,000 minus 24,000 minus 6,500 minus 30,000 minus 155,600. ओपनिंग में ही तो डिफरेंस है भाई साहब। कहां से दिया तुमने ये मेरे को? 38,900 किसने बताया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? भाई बाय बैंक को ड्राफ्ट आ रहा है। यार
यूट्यूब पे हूं यार, गलत करवा दिया तूने। ओपनिंग देयर वाज नो कैश बैलेंस, ओपनिंग वाज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों, आप चेक कर लो। इफ आई डोंट कंसिडर द ओपनिंग, the total of debit is what? 4,000, 30,000, 155, 600, 30,000, 6,500, 24,000. That is 2,50,100. And the total of credit is 18,000, 1,10,000, 2,000, 13,000, 6,000, 500, 1,500, 11,200, 5,500, 15,000, 28,500. That is 211,200 minus MRC. That means 38,900 is not the opening debit, is opening क्रेडिट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा क्या? बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट रुपीज 38,900. Is it point right? And this 38,900 will not appear on the asset side but will appear on liability side in the opening balance sheet. सब गलत करवा दिया तुम। मिल मेरे को बेटा तू बाहर। बैंक ओवर, इसीलिए ना दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद के कैलकुलेशन खुद करने चाहिए। कल से ना मैं अपना अपना कैलकुलेटर लेके आऊंगा, हाँ ना। 190, 52, 15,000, 52,000, मतलब 5,09,000 नहीं, टोटल भी लिख के ही दूंगा अब मैं। 5,09,000, 5,09,000 minus 65,000 minus 2,000 minus 13,000 minus 38,900, that is 3,90,100 is the opening capital fund. बढ़ा कैसे? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। रुको 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 रुको, 190, 52, 15, 52, $1,90,100 बराबर है? करेक्ट है ना? अभी पक्का 77,800 का भी डिफरेंस आ रहा है। मैं क्या कैलकुलेशन फास्ट में कर रहा है, सही आ रहा होगा। निगेटिव आया था, मैं बोलने वाला था निगेटिव बात करना अच्छी बात नहीं है। 2,38,100 and therefore the balance sheet total should be plus 30,000 plus 8,400 plus 10,000 plus 2,004, 3,48,800। वही कह रहा हूं, 348,800, 3,48,800। Did you people understand this? Tally hona hi, see why I speak with such kind of confidence. The basic reason is I follow the system that I have devised myself. When I have been told, और ये मैं किससे सीखा हूं पता है? Honestly कहता हूं, honestly कहता हूं, 11th 12th my accounts was more pathetic than you people. 11th में मेरी बैलेंस शीट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता था। 11th में कभी कॉलेज गया ही नहीं, तो किसी ने जुगाड़ से सिखाया था, उसने जाते जाते कहा था भाई बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। होएगी ना, फिर भाऊ ने बोला करना है तो करने, टैली किया। जहां बैलेंस मैच ना हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तब तक तो यह भी अक्कल नहीं थी कि सीडी और बीडी कब यूज करते हैं। ब्रॉट डाउन इज फॉर द ओपनिंग बैलेंस एंड कैरिड डाउन इज फॉर द क्लोजिंग बैलेंस, ये भी अक्कल नहीं थी। 12th स्टैंडर्ड में जैसे तैसे सीखे।
आई केम टू सीए फाउंडेशन बाय फ्लुक, सीए कोर्स में बाय फ्लुक आया हूं मैं, जिंदगी में कभी सीए नहीं करना था मेरे को, बाय फ्लुक करने आया हूं। और जब सीए करने आया तो कॉमर्स के भी बच्चे थे, साइंस के भी बच्चे थे। मैं फाइनल अकाउंट कर रहा था, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी, बाजू में साइंस वाला बंदा बैठा था, घनिष्ठ दोस्त, अच्छा बढ़िया दोस्त एकदम, वो भी सीए मैं भी सीए हूं। मैं क्या यार बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, कहता है मनीष अगर हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कम व्हाट मे द सिचुएशन बी द बैलेंस शीट हैज टू टैली। मैं क्या ये बात सही है। एंड ऑन दैट डे आई डिवाइज्ड दिस एज अ सिचुएशन। हमको भी जब सिखाया जाता था फाइनल अकाउंट या फिर रिसीट पेमेंट, वो एनपीओ वाला कंसेप्ट, हमें भी सिखाते समय ये ऐसा ही सिखाया गया था। बच्चों पहला ट्रेडिंग अकाउंट, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट, अलग अलग बनाएंगे। हर जगह फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी होता है। एंड देन डिवाइज्ड दिस प्रोसेस कि आप पहले एडजस्टमेंट्स के दोनों इफेक्ट खत्म करते हुए आगे बढ़ो, फिर आप जो आपके पास स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस के तौर पे दी गई हो, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के तौर पे दी गई हो, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के तौर पे दी गई हो, या बैलेंस शीट के तौर पे, ओपनिंग बैलेंस शीट के तौर पे, उसके आप एक एक इफेक्ट खत्म करो। और उसके बाद जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो याद रखना कि आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम नेवर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट कि मैं अगर बैलेंस शीट बना रहा हूं टैली होगी या नहीं होगी, हो नहीं है। मैंने अगर प्रोसेस फॉलो किया तो वो प्रोसेस प्रूवन है, इसीलिए फॉलो कर रहा हूं। और आज नहीं, आई स्टार्टेड विथ माई फाउंडेशन इन 96-97, सिंस देन टिल डेट, sorry 97-98, since then till date I've been following the same thing. We are talking about the story of only 26 years, sorry 26 years old only. तो 26 साल से अगर प्रूवन स्टोरी है तो उसको कंटिन्यू करते हैं ना, राइट? आज के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क री सॉल्व ऑन योर ओन। आई होप, मैं रोज कह के तो जाता हूं, मुझे पता नहीं है आप में से कितने लोग करते हैं, जितने लोग इज्जत से शिद्दत से लेजिट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूं को, तो अकाउंट्स में आपको कोई 60 से नीचे नहीं दे सकता है। जितनी बातें कही जा रही हैं उतनी बातें अगर आप फॉलो करते हो एज इट इज, तो मैं कह रहा हूं, राइट? एंड सेकेंड होमवर्क, प्राइजेस फंड वाला पार्ट अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ। इज द पॉइंट राइट? दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।